नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष नंदन है और इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मेरी 818वीं रैंक आई है और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स अलॉट हुआ है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से दो मुख्य पहलुओं पर बात करूंगा कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल या कोई ड्यूटी करता हुआ हो तो सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए और इस दौरान स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ा जाए। दोस्तों, पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ और फिर इससे ही ये बात निकालेंगे कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी चुनी, कौन सा रास्ता चुना सिविल सेवा की तैयारी के लिए। दोस्तों, मैं मुख्य रूप से प्रयागराज का रहने वाला हूँ और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र से ही मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है रायबरेली से के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से। और फिर उसके बाद मैं यूपी बीटीसी करके 2018 से एक सहायक अध्यापक के रूप में एक प्राथमिक विद्यालय में यूपी में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ और इस दौरान मैं तैयारी करता रहा और ये मेरा तीसरा प्रयास था सिविल सेवा का। पिछले 2 प्रयासों में भी मैं साक्षात्कार में उपस्थित हुआ था पर अंतिम चयन नहीं हो पाया था और इस बार मेरी 818वीं रैंक आई है और IRS RT मुझे सभी से लोकेट हुई है। दोस्तों, यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जैसे मैं ड्यूटी भी करता था और तैयारी भी करता था तो बड़ा कठिन हो जाता था कि समय निकालना तैयारी के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि असंभव सा कार्य भी नहीं है, क्योंकि सोचिए अगर कोई सिर्फ तैयारी कर रहा है तो सारा दिन है वो तो तैयारी करेगा नहीं, और कोई ड्यूटी कर रहे हो तो आप उसमें भी तो कुछ सीखते हो जो कि सिविल सेवा के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। जब आप अभी तैयारी ही कर रहे हो तो इसमें तो सही ही, और जब आप बन भी जाओगे सिविल सेवा तब भी वो यूज आपके काम आएगी, ये अनुभव। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हम तैयारी करते थे तो पढ़ने के लिए कम समय मिलता था, लेकिन 6, 7, 8 घंटा जो भी मिलता है ये पर्याप्त होता है सिविल सेवा की तैयारी के लिए, और इतने में तैयारी की जा सकती है। और इतना ही एवरेज जो टाइम होता है डेली आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है सिविल सेवा के लिए, 7-8 घंटा पर्याप्त होता है। तो दोस्तों, मैं जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बताता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो दोस्तों, पिछले 2-3 सालों से लगातार जब से मैं दे रहा हूँ अटेम्प्ट्स, और अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रीलिम्स में GS लगातार करंट अफेयर ओरिएंटेड होता जा रहा है और CSET का डिफिकल्टी लेवल लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए प्रीलिम्स में डेडिकेटेड स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे डिफिकल्ट स्टेज सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे फोकस्ड तैयारी करके आए होते हैं, और वहाँ पर आपको मेरिट में आना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। फर्स्ट नॉकआउट स्टेज होता है, अगर आप यहाँ से बाहर हो गए तो आगे सक्सेसिव स्टेज में आप बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे अहम तैयारी का जो पड़ाव है प्रीलिम्स ही है। और तो दोस्तों, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो आप लोग परिचित होंगे, टेस्ट सीरीज का बहुत अहम रोल है। जो भी आप स्टैटिक विभिन्न डिफरेंट बुक्स आप पढ़ी होंगी वो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है उस, और ज़्यादातर अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बैकग्राउंड नॉलेज पर आधारित करंट अफेयर से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। और दोस्तों, जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो न्यूज़पेपर्स या स्टैटिक जो चीज़ें आपने कवर की हैं, और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन वीक है। जैसे आपने करंट अफेयर, इस समय आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, करंट अफेयर आपका तैयार हो गया, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जियोग्राफी वीक होता जा रहा है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, या हिस्ट्री में रिवीजन की ज़रूरत है, या पॉलिटी में रिवीजन की ज़रूरत है। तो उसमें आप रिपेयर होते हैं तैयारी, जहाँ पे आपकी कमी होती है वो चीज़ आपको पता चलती है। इसलिए टेस्ट सीरीज रेगुलर सॉल्व करते रहिए और उसके साथ ही साथ स्टैटिक और करंट अफेयर की तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, मेंस काफ़ी आपको फ्रीडम देता है अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का। जैसे प्रीलिम्स होता है तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए रहते हैं वो उनके ऑप्शंस होते हैं, उनमें आपको अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन मेंस में जो भी क्वेश्चन खास करके GS की बात करें, GS 1, 2, 3, 4 की, तो यहाँ आपके ओपिनियन बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, आपकी व्यूज़ क्या हैं वो एक्सप्रेस करने होते हैं। तो ये ऐसी बात होती है कि
पूरी जो तैयारी के दौरान आपने जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने अंदर ली है, उनके बारे में आपने क्या ओपिनियन फ्रेम किया है, या आप कोई समस्या है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीलिम्स में आंसर राइटिंग एक पहलू है और दूसरा पहलू है नॉलेज। तो नॉलेज का जो पहलू है वो बहुत पहले से शुरू होता है और आंसर राइटिंग भी एक दिन में नहीं आती है। तो दोस्तों इन दोनों के लिए हम जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तभी हमारे पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो मेंस के लिए यूजफुल होती है। जैसे हम कोई नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं या कोई भी डिफरेंट रिपोर्ट है, उनमें जो भी फैक्ट फिगर्स या डेटा या टेबल हैं, हम उन्हें मेंस की पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं या याद कर सकते हैं कि अगर मेंस में ये मान लीजिए हेल्थ स्टेटस से कोई क्वेश्चन आया तो उसके लिए कितने बेड हैं इंडिया में, डॉक्टर्स रेशियो क्या है, बेड अवेलेबिलिटी क्या है, और अगर मान लीजिए एजुकेशन में जीडीपी का परसेंटेज कितना खर्च किया जा रहा है। ऐसे ही जो भी डेटा है हम उन्हें याद कर सकते हैं, जो बाद में मेंस के समय हम यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग दोस्तों डेली प्रैक्टिस की चीज़ है, और जब हम जैसे प्रीलिम्स के लिए नोट तैयार कर रहे हैं तो वो भी हमारा आंसर राइटिंग का एक एसेंशियल पार्ट है, वहाँ भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और हमें ये अगर ये पर्सपेक्टिव उसमें इंक्लूड कर लें कि अगर हमारा इस टॉपिक पर मेंस का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आंसर करेंगे, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मेंस का आंसर लिखते समय। तो दोस्तों ये रहा कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कैसे की जाए, उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो कहाँ से गेन किया जाए। दोस्तों अब मैं आप लोगों से सबसे सिविल सेवा की तैयारी की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इंटरव्यूज़ की बात करता हूँ। तो दोस्तों इंटरव्यू बहुत ही इजी होता है, मतलब आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आप फेस टू फेस आकर के अपनी बातें रख सकें और कन्विंस कर सकें इंटरव्यू कर कि आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं जो सिविल सेवा के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो दोस्तों इंटरव्यू की अगर मैं जहाँ तक समझ पाया तो उसमें 3 बातें होती हैं। एक तो पहली बात होती है कि आप कितने इन्फॉर्म्ड हो, आपके सराउंडिंग में जो भी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की घटनाएं हो रही हैं, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स की, उनमें आप रुचि रखते हो कि नहीं, आप उनकी जानकारी रखते हो कि नहीं। ये पहला एस्पेक्ट होता है इंटरव्यू की, आप एक इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट हो। दूसरा जो पहलू होता है इंटरव्यू का दोस्तों ये होता है कि आप जो भी आंसर कर रहे हो वो कितना रिलेवेंट है। कोई भी आप इंफॉर्मेशन जो बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम्स आपके पास सामने रखी गई, वो जो उसका सोल्यूशन आप दो वो व्यवहारिक होना चाहिए। ये नहीं कि गैर तार्किक गैर व्यवहारिक सोल्यूशन आप सजेस्ट करो। तो ये है कि आप जो भी इंटरव्यू में बोलो वो रिलेवेंट होना चाहिए। और थर्ड एस्पेक्ट है कि आपका बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट कैसा होता है इंटरव्यू के दौरान। ये एक अहम पहलू है जिसको बहुत आसानी से सुधारा जा सकता है, और वो दोनों चीज़ों को ये चीज़ करेक्ट कर सकती है। जैसे आप बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस लगता है कि आप सचमुच एक मेहनत करके और ईमानदार कैंडिडेट हो, और आई कांटेक्ट जब आप करते हो, आई कांटेक्ट बनाते हो, जो आप इन्फॉर्मेशन बताते हो वो तो इन्फॉर्म्ड करता है जो इंटरव्यूअर है, लेकिन जब आई कांटेक्ट बनाते हो आप, वो ट्रस्ट बिल्डअप करता है। जब आप कोई सीधे सीधे आँख से आँख डाल कर बात कहते हो तो सामने वालों को कॉन्फिडेंस मिल लेती है कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। तो ये तीनों पहलू हैं कि आप इन्फॉर्म्ड हो अपने जो भी सराउंडिंग में हैपनिंग्स हो रही हैं उनके प्रति, दूसरा आप रिलेवेंट हो जो भी बोल रहे हो, तीसरा बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट बना के रखो कि आपको इंटरव्यू से ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगी कि आप उनको कॉन्फिडेंस में ले पाओगे कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो। तो ये बात हुई इंटरव्यू की दोस्तों। अब आपसे बात करता हूँ कि कोचिंग्स का क्या रोल है सिविल सेवा की तैयारी में। तो दोस्तों जैसा आमतौर पर सिविल सेवा की तैयारी का नाम सुनते ही कैंडिडेट में उत्सुकता होती है कि कोचिंग करना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा या प्रयागराज, यहाँ भी बेंगलुरु। तो है कोचिंग का रोल तो है, वो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, वो इस बात को काफ़ी केयरफुली से डिजाइन करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की डिमांड है, जो करंट ट्रेंड है क्वेश्चन पूछे जाने का, वो ऐसा ही कहते हैं वो क्वेश्चन फ्रेम करें टेस्ट सीरीज का, या स्टडी मटेरियल वैसा ही तैयार करें। तो डेफिनेटली कोचिंग का रोल है, लेकिन आप उसको किस तरह अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हो ये बहुत मैटर करती है।
क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स हैं, उनके बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स हैं और उससे भी अधिक थाउजेंड्स एस्पिरेंट्स हैं जो सेम सिविल सेवा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा अलग होना है और यहीं पे आप अलग हो पाओगे कि आप अपने जो एड्स हैं, आपका स्टडी मटेरियल है या कोचिंग है या डेली रूटीन है लाइफ की, उसको किस तरह मैनेज करोगे, यही आपको एज देगा अदर एस्पिरेंट्स से। तो जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, तो ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो तीनों प्रयासों में मैंने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन की हुई थी और पिछले 2 बार से मैं मॉक इंटरव्यू अपीयर हुआ, तो मॉक इंटरव्यू के लिए कोचिंग मैंने 1-2-3 मॉक इंटरव्यू दोनों बार दिए। तो बस इतना ही कोचिंग मैंने की। बाकी टेस्ट सीरीज कहते राजेंद्र नगर में वो दुकानों पे मिलती रहती है, वहीं से खरीद कर लाता था और उन पर ही टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ दोस्तों, कोचिंगें बहुत ही मेहनत करती हैं, सारी स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करती हैं, लेकिन उनका रोल आप किस तरह यूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप उन पर ही डिपेंडेंट हो जाओगे तो इतना लाभदायक आपको उतना लाभ नहीं होगा इतना, जितना कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो और कोचिंग को एड के रूप में यूज करते हो। तो मेरा कहना यही है कि कोचिंगें आप अपने वे में यूज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तो प्री के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे कोचिंग। अगर नहीं भी करते हो तब भी काम हो जाएगा। आप मॉक इंटरव्यू नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लगता है कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे मेंस आंसर राइटिंग में भी आप रूम पर खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीलिम की टेस्ट सीरीज बताया जैसे मैं करता था, कोई राजेंद्र नगर से वो दुकानों से खुद की टेस्ट सीरीज खरीद के लाता था और रूम पर ही सॉल्व करता था। तीनों सब जगह आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। और कहूँ तो मैं सेल्फ गाइडेंस करना इस पूरी प्रिपरेशन में, ये आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल हो। कोचिंग आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं गाइड कर पाएगी, वो तो जितनी देर क्लासेस चलेंगी, आप जब जो भी कोर्स ज्वाइन किए हो वो कोर्स ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको सेल्फ गाइडेंस ही करना पड़ेगा। तो पूरी प्रिपरेशन में आपको एक अपना कहते लेवल सेट करना है और उसी लेवल पर आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आज ये बात करने का मेरा ये उद्देश्य था कि जो भी मेरी जर्नी रही है और जो भी मैंने मतलब सिविल सेवा में सीखी ये बातें, उससे आप लोगों से शेयर करूं। तो अगर आपको इसमें एक भी बात आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी संतोष प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।